शुरू हुई तल्खियां बराबर जारी रही और आखिर तक बातचीत भी हुई। 9 दौर के लगभग बातचीत हुई और इस 9 दौर के बातचीत के दौरान बातचीत फौजी कमान की लेवल पे भी हुई, सियासतदानों की लेवल पे भी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पे भी हुई। टेंशन कम नहीं हुआ। आए रोज हालात और वाक़ात में कहीं न कहीं बातें निकल के आ रही थी। पैंगोंग लेक का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, आसाम की चिकन नेक के आसपास का मामला हो, तल्खियां बराबर जारी रही। लेकिन आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के इजलास के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि अब बातचीत किसी हतमी नताइज पे पहुंच चुकी है और दोनों ममालिक के लीडरान ने और दोनों ममालिक के फौजी हुकाम ने ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने की बात जो की गई थी, जो ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने की सिचुएशन आई थी, उससे इनराफ किया है। और राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान बताया कि 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा किसी को भी और हिंदुस्तान की अफवाज अपने मुल्क का दिफा करने की ताकत रखती हैं। सालमियत पर कोई ख़तरा आने नहीं दिया जाएगा। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के इजलास में क्या बता रहे थे, जरा आप भी सुनिए। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। चीन हिंदुस्तान के ताल्लुकात और 2020 के पहले दिन से ही ये ताल्लुकात में तल्खी देखने को मिली थी। अमवाद भी हुई, गुत्थम गुत्था मामला भी देखने को मिला और इसके साथ साथ गोलियां ना चली, लेकिन बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के इलाकों में दोनों अतराफ से पहुंचाया गया। कभी ये भी बताया गया कि चीन अंदर घुस आया है और कभी ये भी बताया गया कि पैंगोंग लेक के आधे पे कब्जा किया गया है। ये सब कुछ बताया गया और ये भी पिछले दिनों बताया गया था कि चीन ने अपनी टैंकें वगैरह जो हैं वो भी पैंगोंग लेक के इलाके में पहुंचाई हैं और बीबीसी ने खसूसी ज़राए के हवाले से बताया था कि चीन इनबिल्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। जहां लद्दाख खित्ते से इनबिल्ट कर रहा था वहां ये भी खबरें आई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के में एक पूरा गांव भी बसा लिया। लेकिन आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के इजलास के दौरान इन सभी मामलात का
इज़हार ख्याल किया, सूरत-ए-हाल बयान की। लेकिन आपको बताएं, इसी सारे के बीच में अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने आज बताया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान चाइना के मामलात को लेकर हिंदुस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को रेस्टोर करने के हवाले से भी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी पॉलिसी के तर्जमान ख़ारजा पॉलिसी के तर्जमान का स्टेटमेंट आया है और ताहम उन्होंने बताया कि कोई बड़ी तब्दीली जो है अमेरिका में क़यादत के बदलने के बाद तब्दीली में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि तब्दीली ज़मीनी सतह पे कश्मीर में कुछ कुछ देखने को मिली है। जहाँ डीडीसी के इंतखाबात हुए थे और डीडीसी के इंतखाबात में बारी थी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बनाने की, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बनाए जाने में बहुत सी तब्दीलियाँ हमने देखी। शोपियाँ में भी तब्दीली देखी और शोपियाँ के साथ साथ हमने देखी कुपवाड़ा में तब्दीली, हमने गांदरबल में तब्दीली नहीं देखी और हमने तब्दीली देखी बडगाम के अजला में। लेकिन आज बारी थी अनंतनाग की और अनंतनाग में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हस्ब रिवायत या यूँ कहें कि हस्ब तवक्का जो देखने को मिला उसमें PAGD के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ गोरसी जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है वो आज चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि शेख जावेद जिनका ताल्लुक PDP से है वो आज वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। कुल मिला के 14 में से 11 वोट जो है वो गुपकार अलायंस को मिले और साजिदा बेगम जो उनके मद मुकाबिल थी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कामयाब हुई थी। पहले वो कामयाब नहीं हुई थी, उसके बाद रीपोल हुआ और उसमें साजिदा बेगम को कामयाबी मिली और उसके बाद आज वो मुकाबले में खड़ी थी और उन्हें 3 वोट ही मिले। कुल मिला के 14 में से 11 गुपकार अलायंस को, 3 अपोजिशन को। और इस सारे के बीच में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या इन लोगों के लिए गुपकार अलायंस के लिए एक अच्छा दिन ही था। कल का दिन भी अच्छा ही रहा, कल पुलवामा भी उनके लिए रहा और कल पुलवामा के साथ साथ गांदरबल भी रहा। पुलवामा में PDP जिनने पहली बार यहाँ खाता खोला और गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार कल कामयाब हुई थी। और साउथ कश्मीर में आज अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रेसिडेंट चेयरमैन का ओहदा मिला, वाइस चेयरमैन का ओहदा PDP को मिला। यूँ कहें तो PGDA को साउथ कश्मीर में किसी हद तक अब अपनी साख जो है वो बनाने में कामयाब हुई। हमारे जो आज 14 मेंबर जो हैं, हम बहन भाई जो यहाँ पे हैं, ये काउंसिल जो बना ये हम 14 के 14 जो हैं हमारा बना। आज वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो बने ये इन 14 के बने और इंशाल्लाह हमारी जो PRT होगी, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के काम हैं उनमें हम सब मिल के इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। जो भी मुश्किलात होगी, जितना हमारे हद इख्तियारात में होंगे उसके ज्यादा हम काम करेंगे। लोगों के साथ ये हमारी गुजारिश होगी लोगों की, क्योंकि लोगों की वसादत से हम यहाँ पहुंचे। आज इन अपने ऑनरेबल मेंबरों की वसादत से आज हम डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन तब बने जब लोगों ने हमें पहले चुन के यहाँ भेजे। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम ऑनरेबल मेंबरान की तरफ से लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जो आपकी उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतरेंगे। सारे के मुकाबला बिल्कुल नहीं था, ये एक साइड था। सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह का जिसने इस इलेक्शन में हमें कामयाबी दी। हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तामीर तरक्की के लिए जो नक्शा रखा है, मैंने उसके साथ काम किया है। उस अंदाज से आगे चलने की कोशिश करेंगे। हम मोहतरमा महबूबा जी, डॉक्टर फारूक साहब, गुलाम मोहम्मद मीर साहब, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को इकट्ठे, तमाम मेंबरान जो हम इकट्ठे हुए, इलेक्शन तो हुआ, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ, वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे 11 जो मेंबर थे उन्होंने चेयरमैन को चुना और वाइस चेयरमैन के लिए कोई फार्म ही नहीं आया। हम गुजारिश करते हैं अपने मेंबर हजरात से, जी जिस तरह हमने अंदर बात की भी, इकट्ठे आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को हम तरक्की की बुलंदियों पर इंशाअल्लाह लेंगे। और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात थे जी, वो पीसफुली बड़े कॉर्डियल माहौल से कंक्लूड हुए हैं जी। हमारे चेयरपर्सन के लिए मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब जो कि हमारे पहलगाम से DDC मेंबर हैं, वो चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। और वाइस चेयरपर्सन हमारे जावेद शेख साहब जो कि अनंतनाग से DDC मेंबर हैं, वो एज वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। देखिए जी, बिल्कुल कॉर्डियल पीसफुल माहौल में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक और फुल वीडियोग्राफी के साथ ही जो है पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस कंक्लूड हुआ।
चलिए, ये सियासत की बात, तो सियासत में एक और बात भी खूब बाज़गश्त बनी हुई है। ये खबर है रियासत के साबका वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से, जिनकी बड़ी तारीफ़ें इस पार्लिमानी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी और उन्हीं तारीफ़ों के बाद बड़ी अटकलियाँ लगाई जा रही। कुछ बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हिंदुस्तान के अगले नायब सदर भी होंगे और कुछ ये भी बता रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा में दोबारा मुंतखब किया जाएगा। लेकिन किस जमात के इत्तेहाद से या किस जमात की मदद से उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा, कुछ सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का बैक पुश उनको होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में बीजेपी के फेस के तौर पे आएंगे, क्योंकि बकौल कुछ लोगों के जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इतना बड़ा कोई फेस नहीं है और यूं बीजेपी जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को सामने लाने की कोशिशें कर रही है। क्या वाकई में ऐसा होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता, अभी कहा ना कुछ मुश्किल है। लेकिन सियासत में कोई न पक्का दोस्त न कोई पक्का दुश्मन, लेकिन सियासत के साथ साथ तालीम की बात करें तो तालीम में दोस्त हो या दुश्मन हो, सबको तालीम हासिल करनी ज़रूरी है। और इसी तालीम को बढ़ावा देने के लिए आज कश्मीर यूनिवर्सिटी की कौंसिल की मीटिंग जम्मू में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर तालीम के मैदान का खदुखाल भी पेश किया, और तालीम के मैदान के खदुखाल पेश करने के साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और कश्मीर यूनिवर्सिटी की इफादियत और अहमियत भी बयान की। आपको बताते चलें, कश्मीर यूनिवर्सिटी की इफादियत और अहमियत दुनिया भर में मानी और जानी जाती है। और रियासत के LG ने इस मौके पर जहाँ तालीम की बात की, वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया मुल्क भर के इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने इकनॉमिक पैकेज दिया है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए बेकरार भी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में तालीम के मैदान में एक नई पहल इस हफ्ते या इस महीने अब शुरू होने जा रही है। कोविड के बाद यहाँ सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कहें तो तालीम का निज़ाम ठप होकर गया था। यहाँ लगभग 1 साल से तालीम का बच्चों ने सरकार स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। लेकिन अब सरकार ने पहल शुरू की और अगले हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। SOPs जो कोविड की, उनका ख्याल रखा जाएगा और उन्हीं SOPs के दौरान क्या कुछ सूरत होगी, इरफान फाजिल बता रहे हैं। वादी कश्मीर में हालात पढ़ाई लिखाई को लेकर देखा जाए तो पिछले 2 साल से तकरीबन हालात जो है पढ़ाई लिखाई में दिखाई नहीं दिए। यानी हमने देखा कि पहले 370 के मामला चले, या उसके बाद कोरोना वायरस की महामारी, लॉकडाउन और लॉकडाउन के बीच हमने देखा कि बच्चों का लॉस जो है पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगा। इन बिटवीन एग्जामिनेशंस के चैलेंजेस भी आए, कोरोना वायरस में निकलना पड़ा, मास्क भी पहनना पड़ा, 2 गज दूरी, मगर साथ ही साथ बच्चे का करियर जो है दांव पर लगा था। मगर अब हमने देखा कि जब से वैक्सीन आई तो सरकार के फैसले काफ़ी ज़्यादा बदले, लॉकडाउन अनलॉक में चला गया और अब धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी दोबारा से बहाल हो रही है। और अब खबर आ रही है पढ़ाई लिखाई और साथ ही साथ स्कूलों को लेकर। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का फैसला, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अब सरकार का फैसला 20 तारीख से स्कूल खुलेंगे और 20 तारीख से बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका स्कूलों में फिर से मिलेगा। मगर इसके साथ साथ SOP गाइडलाइंस और SOP गाइडलाइंस को लेकर चीफ जो ऑफिसर है पढ़ाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ख़ास तौर पर अगर बात करें एजुकेशन जोन को लेकर, उनका जो कहना है और उनका जो मानना है कि इस इन बिटवीन जो है 12 तारीख से ही जो काम है वो शुरू किया जाएगा। यानी साफ़ सफाई के मामला, पानी के मामला, रहने के मामला, फर्नीचर के मामला और सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्टेड एरियाज़ जो ख़ास तौर पर जो है उनका ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों के साथ कोरोना भी है। अब देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख के बाद कश्मीर में, शहर श्रीनगर में स्कूलों का हाल क्या होगा। मगर यहाँ पर सरकार तक बात पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की महामारी में यह जंग अभी भी जारी है। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अब देखना होगा कि किस तरीके से SOP गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा और क्या माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजेंगे, देखने वाली बात होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़। ये तालीम के मैदान के हवाले से खबर। लेकिन आपको बताते चलें, पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही थी या कुछ खबरें भी निकल के आ रही थी और उन्हीं खबरों में बर्ड फ्लू की बात भी की जाती थी। पहले कोविड, उसके बाद H1N1 इन्फ्लुएंजा और फिर बर्ड फ्लू का। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बर्ड फ्लू का कोई भी घरेलू परिंदा शिकार अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ परिंदे जो बाहर से आए थे वो टेस्ट पॉजिटिव उनके पाए गए, लेकिन लोकल लेवल पे घरेलू परिंदे जो हैं, डोमेस्टिक बर्ड जिन्हें कहा जाता है,
है वो उसका शिकार हुई है, लेकिन शिकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तलखियों में जम्मू कश्मीर का बिजनेस भी हुआ है। और सलामाबाद कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पुल का काम नहीं बल्कि तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बनता जा रहा था, लेकिन वक्त की रफ्तार या हालात की मार के बाद अब वैरानी है। अब उस सलामाबाद में जहां कभी उम्मीद थी अब दूर दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सब बादल ऊपर भी, ज़मीन पे बादल भी, ये बादलों के बीच में क्या लोगों की उम्मीद है, लोगों से किस तरह से लोग चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ममालिक से कि आपसी जो तलखियाँ हैं उनको बुला दें, उनको ख़त्म करें और रिश्ते इस्तवार करें। और ये सलामाबाद उड़ी के लोग भी कह रहे हैं। मरकजी सरकार ने 370 जब ख़त्म किया था तो एक बात उन्होंने बोली थी कि हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ आ रही हैं, काम करेंगे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ हुई कि 500 डेली वेज का काम बंद हो गया, ट्रेड बंद हुई। कम से कम लगभग 500 आदमी था जो वहाँ काम करते थे, डेली वेज जो थे, तो उनका काम बंद हो गया। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से बात करें और ट्रेड दोबारा चलनी चाहिए, ताकि वो जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान वहाँ काम करते थे और तो आपको पता है अनएम्प्लॉय कहाँ पहुँच गया है, तो उनको वहाँ दोबारा शुरू करना चाहिए ताकि वो जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी वो पागल की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब है फिर से बहाल होना बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी सलामाबाद ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की बात करें, ये उर्से दराज से ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम करते थे उन लोगों के जो है मुश्किलात बढ़ चुके हैं, क्योंकि इनके बच्चे जो है फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। अगरचे यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इन लोगों के साथ हमारी बात हुई तो इनका यही कहना है कि हम दोनों मुल्कों से अपील करते हैं कि वो इस ट्रेड फैसिलिटेशन को जो है दोबारा चालू करें, जो आर पार तिजारत होता था उसको दोबारा चालू करें ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, उड़ी सलामाबाद। सलामाबाद उड़ी और उस उड़ी से ट्रक्स आर पार जाती थी, तिजारत होती थी, बसें जाती थी, आर पार रिश्ते हुए थे, रिश्ते इस्तवार हुए थे। लेकिन उसके बाद कुछ मामलात, कुछ सियासत, कुछ हालात और सब कुछ ठप होके रह गया और ये सलामाबाद से गाड़ी चलना बंद हो गई। लेकिन अब बंद सोपोर में टांगा चलना भी हुआ है और इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि सोपोर जो कभी टांगे के लिए मशहूर था, सोपोर में 3 चीज़ों के लिए सोपोर अक्सर जाना और माना जाता था, रब, रेड, रुपए, यानी कीचड़, पैसा और टांगा। लेकिन अब टांगे की बारी आ चुकी है। कहते हैं सोपोर में रुपया वो पहले ही ख़त्म हो चुका है, हालात की मार ऐसी पड़ी, डेवलपमेंट हो नहीं सकी, कीचड़ अभी बराबर हर गली नुक्कड़ पे है और कीचड़ के साथ साथ अब टांगा भी बंद किया जा रहा है। सोपोर में सोपोर टांगे के लिए मशहूर भी था और इस टांगे के हवाले से सोपोर में अब बताया जाता है कि जो जैमिंग वगैरह है वो सबसे बड़ी उसकी वजह ट्रैफिक की वो टांगे की है और अब सोपोर में टांगे को बंद किया जा रहा है। लेकिन सोपोर का नज़दीकी इलाका, डोरू का इलाका काफ़ी मशहूर माना जाता है एप्पल इंडस्ट्री के लिए, सेब के मेवा बागात के लिए दुनिया भर में माना जाता है। लेकिन वहाँ इन बागात तक पहुँचने के लिए या गली नुक्कड़ में जाने के लिए जो सड़कें, उनकी हालत ज़ार आप तस्वीर में खुद देख रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं जो सोपोर के डोरू के इलाके की हैं और सोपोर का डोरू का इलाका जहाँ मशहूर है तिजारत के लिए, लेकिन उस तिजारत को किसी आखिरी नतीजे तक, बड़े नतीजे तक, पायदान तक पहुँचाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थी, जो वसाइल होने चाहिए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो इस तरह का है, सबके सामने है। और ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग कितनी तिजारत कर पाएंगे, लोग कितनी कामयाबी हासिल कर पाएंगे, अंदाज़ा ही किया जा सकता है। खदर ये जमा गमत कि तकर में रोड 2 फुट आब वनस जमा, द्राय सारी महल वाल कि ये थोड़ा बहुत और आब कोड़ गए R&B दफ्तर ते हर अकिस नश गए BDO's नश प्रत अकिस नश गए कि तम वन ये आमत फंडस, लेकिन कम ग ग्राउंड पोर्शन अगर वो वनस वनस सोपोर टू शुवा रोड वाया खस्त। मे बास अगर बेमार वालों ने शो पे डंगरपोर तान दी अमानत यूत गए R&B दफ्तर ते गए तम आए योर, तमो कोर मौक कि तमो गुमो नी ये तम वन योत करो ये, लेकिन गसा कि तुम वुचा सी डिमांड सोपोर टू शो रोड यह गो बहाल गसन, अमिच मजबूरी दूर ग।
चलिए सोपोर की बात, लेकिन सोपोर झील वुलर के किनारे पे आबाद है और वुलर झील सोपोर और बांडीपोरा के दरमियान है और वुलर झील के किनारे पे एक और गांव भी आबाद है और इस गांव को सदरकोट पाइन भी कहा जाता है। वुलर झील के किनारे आबाद इस सदरकोट पाइन के गांवों को कभी सरकार ने एक बेहतर मुकाम देने की कोशिश भी की थी, ऐलान भी किया था। ये पुरानी बात है, लगभग 10 साल पुरानी बात, लेकिन 10 सालों में सरकार का वो हुक्मनामा या वो ऐलान ज़मीनी सतह पे मुकामी लोगों के मुताबिक अमलाया नहीं गया है। और आज भी सदरकोट के लोग यही बता रहे हैं कि कहाँ गया वो सरकार का ऐलान, कहाँ गई वो कागज़, कहाँ गए वो कागज़, कहाँ गई वो फाइल। और सदरकोट पाइन से लेकर बाला तक के लोग कहते हैं कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए सरकार ने वादा किया था, सरकार ने दावा किया था, एक यहाँ पे पार्क बनाने का भी कहा था और यहाँ पे उसके लिए नए नए तरीके ईजाद, सरकारी बुनियाद सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ऐलान किया था। वो सब आज तक 10 सालों तक नहीं हुआ है, आखिर कब होगा? 2012 में एक NGO आया था, उन्होंने वहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन है वो किया था, मगर 2012 से फिर कोई काम नहीं हुआ। मगर पिछले 1 साल से वालूर में जो है वुकमा की तरफ से ड्रेजिंग का काम चल रहा है। मगर उस दिन 2012 में ये कहा गया था कि सदरकोट पाइन को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, मगर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात, ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। वहाँ पर के जो लोग हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर अभी ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाने का जो इरादा है मुझे नहीं लगता है हो रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि अगर ऐसा कुछ इरादा किया गया था कि सदरकोट पाइन को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा तो काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है। ये सदरकोट पाइन, बारामूला, बांडीपोरा के लोगों का हाल अहवाल। लेकिन आपको बताते चले कि वादी लोलाब की कंपार्टमेंट 20 ये सोगाम ब्लॉक में पड़ती है, रेंज सोगाम में पड़ती है और इस कंपार्टमेंट की सूरत हाल इन तस्वीर में आपके सामने है। किस तरह कुदरती ख़जाने को यहाँ लूटा गया है, काटा गया है और हमारे महकमे जंगलात के अहदेदार तमाशा ही बने हुए हैं। यहाँ पे पूरे इलाके में, पूरे जंगलात को कहा जाता है कि सफा चिट करने के लिए इक़दाम शायद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ामिया सब कुछ हो देखते हुए, समझते हुए एक अमली तौर पे इक़दाम नहीं उठा सकी है। थोड़ा सा अगर बताते चलें, सोगाम का इलाका है, ये सोगाम की कंपार्टमेंट 20 है और इसी सोगाम में रेंज ऑफिस भी है, इसी सोगाम में तहसील भी है, इसी सोगाम में एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी अहदेदार भी हैं। लेकिन इसी गाँव के आसपास के इलाके में इन जंगलात को पिछले दिनों काटा गया है। बर्फ़ जब हटी, लोगों को जंगलात की तरफ जाने का मौका मिला तो पता चला कि यहाँ तो कहर बर्पा किया गया है, सब्ज़ सोना ख़त्म किया जा चुका है। वादी लोलाब अपने देवदार और कायल के लिए दुनिया भर में जानी और मानी जाती है और कहा जाता है कि माजी में जब टीबी का दुनिया में इलाज नहीं था और तब ये भी कहा जाता था कि टीबी का इलाज देवदार के साये में होता है, तो बड़ी तादाद में वो लोग जिन्हें टीबी का शिकार होते थे, इस सोगाम और वादी लोलाब के दूसरे गाँव में जाके देवदार के साये में टीबी का इलाज करते थे। लेकिन वो इलाज तो वक्त के साथ हो ही गया, ताहम अब उसकी खूबसूरती को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और कुपवाड़ा के DFO से लेकर सोगाम के रेंजर तक सबके सामने ये सब कुछ होते हुए भी कुछ किया नहीं जाता है। ये तस्वीर सोगाम लोलाब की हैं, वादी लोलाब, जिसके बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। और पानी वादी लोलाब के चश्मों से अब सूख रहा है। उसकी वजह भी यही बताई जाती है कि जंगलात को बेदरीक काटा जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, हमारे माहौलियात में अब एक नया माहौल पैदा हुआ है। आए दिन खबरें आती हैं कि हार्ट अटैक से आदमी मर गया। आज भी एक और दिलदोज़ वाक़े की खबर आई है। काजीगुंड में एक नौजवान के बारे में बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। नौजवान को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत वाक़ा हो गई। ये पिछले कई दिनों से केसेस आ रहे हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे शोबा तिब से जुड़े हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट इस पर गौर खौज क्यों नहीं करें? अक्सर कहा जाता है स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं और बहुत से केसेस में हमें कुछ लोगों ने बताया कि उनके बारे में ये मालूम हुआ कि वो स्मोकिंग भी नहीं करते थे, यानी ऐसा कुछ था नहीं। तो ये हार्ट अटैक के क्या रीज़न है,
कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हेल्थ ऑफ अफेयर्स पे लोग, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्हें इस पे देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि आखिर ये क्या वजह होगी, और जो एडवाइजरीज हैं वो जारी करनी चाहिए कि किस तरह की एहतियात बरतनी है लोगों को ताकि इस मुसीबत से नजात मिल सके। और काजीगुंड में आज हू का आलम था, आज वहाँ मातम हर तरफ था। एक नौजवान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। आपकी वसादत से महकमा सेहत आमा को इसका रिसर्च करने के लिए एक आर्जू करता हूँ। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस डिजीज। वी हैव हर्ड एवरी डे ही हैज बीन डाइड विद हार्ट अटैक, ही हैज बीन डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। गॉड नोज बेटर व्हाट डज इट मीन। मैं आपकी वसादत से ये बात अहला अहकाम तक हाकिम तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि इसका इजारा हो जाए। आप कहते हैं डॉक्टर साहिबान बड़े बड़े हैं, समोकर उम्र भर लोगों ने तम्बाकू पिया है, लेकिन इससे कोई सिगरेट भी पीते थे, तम्बाकू भी पीते थे, लेकिन व्हाट इज द बेसिक ऑफ द डिजीज, व्हाई इट इज गोइंग डे बाय डे रेज। ये काजीगुंड का वाक़ा, लेकिन काजीगुंड के कुलगाम के इलाके में आज जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज ने कुलगाम में आज उर्स नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के दौरान उनके साथ इंतज़ामिया के दूसरे अफसरान भी थे और यहाँ उन्होंने ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। जहाँ तक बाकी एसेंशियल सप्लाईज यहाँ हैं और उसके मुताबिक जब हम उसके अरेंजमेंट्स का जायज़ा ले रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। पावर की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, एसेंशियल सप्लाईज अदर भी रसादात हो, ये सब कुछ अवेलेबल है। और ज़ायरीन से भी गुजारिश है कि वो आए और आराम से रहे। यहाँ सब कुछ अरेंजमेंट्स हमने रखे हैं और यहाँ की मुकामी औकाफ ने भी काफ़ी काम किया है और खाने पीने का भी अरेंजमेंट हुआ है। मुकामी औकाफ इंतज़ामिया की तरफ से है और सिक्योरिटी का भी अच्छा बंदोबस्त किया गया है और ऑल जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स दे आर अवेलेबल फॉर सेफ। ये जो हमारा उर्स है आराम से इसका इख्तिताम हो और जो शायकीन हैं वो आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं और हमने यहाँ जो भी बाकी अरेंजमेंट से दे आर ऑल इन प्लेस। तो चलिए, ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह।